कभी सोचा है कि एक ऐसा कानूनी हथियार भी हो सकता है जो किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के हक के लिए लड़े? भारत में इसे ही कहते हैं जनहित याचिका यानी पीआईएल। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस एक आइडिया ने कैसे हमारे देश की कानूनी दुनिया में एक क्रांति ला दी और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये शब्द हैं न्यायमूर्ति पीएन भगवती के, जो पीआईएल के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे। उनका मकसद, उनकी सोच बिल्कुल साफ थी, न्याय को उन तक पहुंचाना जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो हाशिए पर हैं। मतलब ये सोच थी कि अदालत के दरवाजे सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं बल्कि हर एक भारतीय के लिए खुले होने चाहिए। तो ये पीआईएल आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा केस है जो कोई अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज या किसी बड़े ग्रुप के फायदे के लिए फाइल करता है। इसने एक बहुत पुराने कानूनी नियम को बदल दिया, जिसे लोकस स्टैंडाई कहते हैं। पहले क्या था कि सिर्फ वही इंसान कोर्ट जा सकता था जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, लेकिन पीआईएल ने कहा नहीं, कोई भी नागरिक किसी दूसरे के हक के लिए आवाज उठा सकता है। तो ये क्रांति शुरू कैसे हुई? देखिए, सबसे पहले तो इसने अदालतों के काम करने के तरीके को ही, उनकी भूमिका को ही जड़ से बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। पीआईएल के आने से हुआ ये कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सच में गरीबों की अदालत बन गए। अब वो संविधान को सिर्फ एक कानूनी किताब की तरह नहीं देख रहे थे, वो उसे सामाजिक न्याय का एक जीता जागता दस्तावेज मान रहे थे। मकसद सिर्फ कागजी न्याय देना नहीं था, बल्कि असल में जमीन पर लोगों को इंसाफ दिलाना था। और इस नई सोच का, इस नई भूमिका का सबसे गहरा असर कहाँ दिखा? वो दिखा सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई में। यहीं पर पीआईएल ने अपनी असली ताकत दिखाई। 70 और 80 के दशक में तो जैसे ऐतिहासिक फैसलों की एक लहर सी आ गई। 1979 में हुसैनारा खातून केस ने यह तय कर दिया कि जल्दी सुनवाई हर कैदी का मौलिक अधिकार है। इस एक फैसले से हजारों अंडर ट्रायल कैदियों को बड़ी राहत मिली। फिर 1982 में मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठी और 1984 में बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए कोर्ट ने बड़े निर्देश दिए। इन्हीं केसों ने सामाजिक न्याय की एक मजबूत नींव रखी। और ये सिलसिला रुका नहीं, पीआईएल का दायरा तो बढ़ता ही जा रहा था। विशाखा केस में देखिए, जब तक संसद ने कोई कानून नहीं बनाया तब तक के लिए कोर्ट ने खुद ही वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। और एमसी मेहता के केस में पीआईएल के जरिए ही खतरनाक फैक्ट्रियों में बच्चों से काम करवाने पर रोक लगी। सोचिए कितने ही बच्चों का भविष्य बच गया। अच्छा, सामाजिक न्याय तो एक पहलू था। पीआईएल ने एक और बहुत बड़ा मोर्चा खोला और वो था पर्यावरण की रक्षा का। ये एक ऐसा एरिया है जहां भारत के पर्यावरण से जुड़े कानूनों को बनाने में पीआईएल का रोल रेवोल्यूशनरी रहा है। यहां पर जुडिशरी ने एक कमाल का, मतलब एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की परिभाषा को बहुत बड़ा कर दिया। कोर्ट ने एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या साफ हवा और पानी के बिना जीने का कोई मतलब है? बस इस एक सवाल ने जीवन के अधिकार को एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार से जोड़ दिया और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी सोच से निकले 3 सुनहरे सिद्धांत, खासतौर पर एक्टिविस्ट एमसी मेहता की पीआईएल्स के जरिए। पहला, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी जो गंदगी फैलाएगा वही हर्जाना भरेगा। दूसरा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यानी किसी खतरे का इंतजार मत करो, पहले से सावधानी बरतो। और तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को भी बचाए रखे। ये सिद्धांत आज भी हमारे पर्यावरण कानूनों की रीढ़ हैं। और बस इन्हीं सब मामलों के जरिए हमारी न्यायपालिका भारत की ग्रीन गार्डियन बन गई, यानी पर्यावरण की रक्षक। जब सरकारें या दूसरे विभाग एक्शन लेने में नाकाम रहे तो कोर्ट ने आगे बढ़कर पर्यावरण के प्रति जवाबदेही तय की। अब सामाजिक और पर्यावरण न्याय के बाद पीआईएल का तीसरा बड़ा मैदान था मानव अधिकारों का। इसने संविधान में लिखे अधिकारों को सिर्फ कागजों से निकालकर आम और कमजोर लोगों के लिए एक ठोस हकीकत में बदल दिया। पीआईएल का असर कितना गहरा और कितना वाइड था वो यहां साफ दिखता है। सुनील बत्रा केस ने कैदियों को टॉर्चर से सुरक्षा दी। ओल्गा टिलिस केस में फुटपाथ पर रहने वालों के सर पर छत के अधिकार को उनकी रोजी रोटी के अधिकार का हिस्सा माना गया। और उन्नी कृष्णन केस ने तो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने का रास्ता ही खोल दिया। मतलब पीआईएल ने हर तरफ अधिकारों को असलियत में बदला। तो अब तक हमने इसकी ताकत देखी, लेकिन जैसा हर चीज के साथ होता है, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। पीआईएल बहुत शक्तिशाली है, पर यह परफेक्ट नहीं है। चलिए अब इसके दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह
पीआईएल की भी अपनी ताकतें हैं और अपनी सीमाएं हैं। एक तरफ इसने सरकार को ज्यादा जवाबदेह बनाया, लोगों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाई, लेकिन दूसरी तरफ इस पर न्यायिक अतिरेक के आरोप भी लगे। मतलब ये कहा गया कि अदालतें सरकार के काम में दखल दे रही हैं, और साथ ही कुछ लोगों ने पब्लिसिटी या अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, न्यायिक हस्तक्षेप और एक चुनी हुई सरकार के नीति निर्माण की आज़ादी के बीच वो महीन रेखा कहाँ है? एक देश इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी जोरदार बहस जारी है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? जनहित याचिका की गरिमा और उसके असली मकसद को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, कुछ बहुत ही ठोस सुझाव दिए गए हैं। पहला, खास मामलों के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं ताकि फैसले जल्दी हों। दूसरा, ये पक्का किया जाए कि कोर्ट के आदेश सिर्फ कागज पर ना रह जाएं, जमीन पर लागू भी हों, उसकी मॉनिटरिंग हो। और सबसे जरूरी, ऐसे सख्त नियम कानून बने जो असली जनहित के मामलों को बेकार की पब्लिसिटी वाली याचिकाओं से अलग कर सकें, ताकि इस पावरफुल टूल का गलत इस्तेमाल ना हो। और आखिर में चलिए वापस न्यायमूर्ति भगवती के उन्हीं पावरफुल शब्दों पर चलते हैं, कानून के राज के जरिए हर आंख से हर आंसू पहुंचना। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, कितनी भी बहस हो, जनहित याचिका का जो मूल मकसद है वो आज भी उतना ही जरूरी है, और वो है न्याय, बराबरी और हर इंसान की गरिमा की रक्षा करना। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे न्यायिक हथियार की जिसे बनाया तो गया था गरीबों और बेआवाज लोगों की ढाल बनने के लिए। नाम है जनहित याचिका यानी पीआईएल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। आज यही ढाल एक दो-धारी तलवार बन चुकी है जो खुद ही सवालों के घेरे में है। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ में है। आखिर ऐसा क्या होता है कि मदद के लिए बना एक बेहतरीन टूल खुद ही एक समस्या बन जाता है? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं कि ये शक्तिशाली उपकरण अपने रास्ते से कैसे और क्यों भटका। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया था। ये वो दौर था जब न्याय पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी विचार था। मतलब ये है कि कोई भी आम नागरिक समाज के किसी भी दबे कुचले जरूरतमंद इंसान या समूह के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये लोकतंत्र को और मजबूत करने का एक जरिया था, सामाजिक न्याय की एक नई उम्मीद थी। और 80 का दशक, वो तो जैसे पीआईएल का स्वर्ण युग था। एक के बाद एक ऐसे फैसले आए जिन्होंने इतिहास बदल दिया। हुसैनारा खातून केस को ही ले लीजिए, जिसमें हजारों विचाराधीन कैदियों को आज़ादी मिली। फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस ने बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथा की बेड़ियों को तोड़ा। और एमसी मेहता के केस, अरे उन्होंने तो गंगा की सफाई से लेकर दिल्ली के प्रदूषण तक पर्यावरण को हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा बना दिया। सच कहूं तो ये वो मामले थे जिन्होंने संविधान को भारी भरकम किताबों से निकालकर आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जहां हमारा ये हीरो, जिस पर सबको नाज था, वो खुद सवालों के घेरे में आने लगता है और आलोचनाओं का एक लंबा दौर शुरू हो जाता है। न्यायमूर्ति एचआर खन्ना की ये बात बहुत गहरी है। देखिए, न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है समाज की भलाई के लिए कानून की हिम्मत से व्याख्या करना। ये अच्छी बात है, लेकिन जब यही सक्रियता न्यायिक दुस्साहस या जुडिशियल एडवेंचरिज्म बन जाए, मतलब जब अदालतें सरकार और संसद के काम में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगें, तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ने लगता है। और बस यहीं से सारी बहस शुरू हुई। अब देखिए, पीआईएल की आलोचना कई वजहों से होती है। सबसे बड़ी वजह है न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशियल ओवररीच, जहां अदालतें सड़कें बनवाने से लेकर फिल्मों के सीन कटवाने तक के आदेश देने लगती हैं। फिर आती हैं फ्रिवलस पिटिशंस यानी तुच्छ याचिकाएं, जिन्हें देखकर ही लगता है कि ये जनहित के लिए नहीं, बल्कि निजी दुश्मनी निकालने, सस्ती लोकप्रियता पाने या किसी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए डाली गई हैं। और इसका नतीजा जाहिर है, न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है, जरूरी केस पीछे रह जाते हैं और कई बार तो बड़े बड़े फैसलों को लागू करवाने वाला भी कोई नहीं होता। और असल मुद्दा तो हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा है। अनुच्छेद 50 साफ साफ कहता है कि सरकार के तीनों अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। ये एक लक्ष्मण रेखा है। पर जब पीआईएल के नाम पर अदालतें नीति बनाने या सरकार चलाने का काम करने लगती हैं, तो ये लक्ष्मण रेखा पार हो जाती है और हमारे लोकतंत्र के पूरे ढांचे के हिलने का खतरा पैदा हो जाता है।
चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस पूरे दुरुपयोग की असली कीमत कौन और कैसे चुका रहा है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत बड़ी है। इस नंबर को जरा गौर से देखिए, 4.9 करोड़, लगभग 5 करोड़। ये हमारी अदालतों में पेंडिंग केस की संख्या है। अब जरा सोचिए, इस भारी बोझ के तले दबी न्याय व्यवस्था में जब कुछ लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए या किसी को परेशान करने के लिए पीआईएल दाखिल करते हैं, तो वो न सिर्फ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं, बल्कि उन लाखों लोगों के इंसाफ में भी देरी की वजह बनते हैं जो सालों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है असली जनहित याचिका, जिसका मकसद है सामाजिक न्याय, और दूसरी तरफ है वो याचिकाएं जिन्हें मजाक में प्रचार हित याचिका या पैसा हित याचिका तक कहा जाने लगा है। इनका मकसद सिर्फ व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक एजेंडा या किसी को परेशान करना होता है। ये सीधे सीधे न्याय के मंदिर का अपमान है। और इसका असर बहुत गहरा और दूर तक होता है। जब आम लोग देखते हैं कि पीआईएल का मजाक बन रहा है, तो पूरी न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा कमजोर होता है। संवैधानिक संतुलन तो बिगड़ता ही है, लेकिन सबसे दुखद ये है कि इस फालतू की भीड़ में असली और जरूरी पीआईएल्स की आवाज भी कहीं दब कर रह जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस नायक को फिर से हीरो बनाया जा सकता है? क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? नहीं। अब बात करते हैं समाधान की, कि कैसे पीआईएल को उसकी खोई हुई इज्जत और असली पहचान वापस दिलाई जा सकती है। इसके लिए एक साफ सुथरे रोड मैप की जरूरत है। पहला कदम, एक मजबूत फिल्टर सिस्टम बनाया जाए जो पहली नजर में ही गलत याचिकाओं को बाहर कर दे। दूसरा, जो लोग सिस्टम का मजाक उड़ाएं, उन पर इतना भारी जुर्माना लगे कि वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करे। तीसरा, फैसलों को सिर्फ सुनाया ना जाए, बल्कि उन्हें लागू करवाने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी बने। और सबसे जरूरी चौथा कदम, खुद न्यायपालिका आत्मसंयम बरते और अपनी उस लक्ष्मण रेखा का हमेशा सम्मान करे। और अंत में न्यायमूर्ति भगवती की ये बात हमें सब कुछ याद दिला देती है। वो व्यक्ति जिनका पीआईएल को बनाने में बड़ा हाथ था, वो खुद चाहते थे कि ये एक ढाल बने, किसी के हाथ का हथियार नहीं। ये उन लोगों की आवाज बने जिनकी आवाज कोई और नहीं सुनता। और यही वो सवाल है जिसके बारे में आज हम सबको सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ पीआईएल की कहानी नहीं है, ये किसी भी मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। शक्ति और जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन कैसे साधा जाए, इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।